गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, और बच्चों साथ साथ हम लोगों ने एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ा और अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी किया। लेकिन बच्चे, इन सभी डिस्कशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो अभी बच्चों हम लोग कौटिल्य के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स पर, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कौटिल्य का भी। देखिए बच्चों, अगर हम अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें, बच्चों अगर हम लोग अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें और एंशियंट पीरियड को पढ़ें, एंशियंट पीरियड को पढ़ते हैं बच्चों, तो कौटिल्य का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के लिए। आइए बच्चों समझते हैं। बच्चों, इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखा, अर्थशास्त्र। बच्चों ये बुक आज से 2400 साल पहले, 2400 ईयर्स अगो लिखा गया। 2400 साल पहले ये बुक लिखी गई। इस बुक को किसने लिखा बच्चों? तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने इस बुक को लिखा। बच्चों, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। बच्चों, अर्थ का मतलब क्या है? वेल्थ, वेल्थ। बच्चों, हम लोग वेल्थ को अर्थ कहते हैं, और शास्त्र मीन्स टेक्निक, मेथड, टेक्निक, मेथड, वे, प्रोसीजर हम कह सकते हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र जो आज से 2400 साल पहले कौटिल्य ने लिखा, बच्चों इन्होंने करंट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पे आज से 2400 साल पहले बता दिया। बच्चों, इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया। इनडायरेक्टली अगर आप समझोगे बच्चों, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि एक मिनिमम रिसोर्स में किस तरीके से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेंगे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बच्चे, अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो यहां हमें यह पढ़ने को मिलता है बच्चे कि वेल्थ का जनरेशन किस तरीके से होगा। एक एम्पायर, एक राजा किस तरीके से ज्यादा वेल्थ जनरेट करेगा अपने किंगडम को स्ट्रांग करने के लिए। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अर्थशास्त्र द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। देखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक गवर्नेंस, क्योंकि बच्चे ये जब लिखा गया तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था। तो एक राजा अपनी प्रजा के साथ मिलकर किस तरीके से ज्यादा वेल्थ जनरेट करेगा। और बच्चों उस समय प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में बात की गई, व्यापार के बारे में बात किया गया, ट्रेड के बारे में बात की गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात की गई। इसलिए कहा जाता है बच्चों द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। बच्चों, अगर हम कुछ और कौटिल्य के कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बच्चों। देखिए, मैं आपको बताता हूं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्याज। बच्चों, कहा जाता है कि ही वॉज द इंडियन टीचर, वो अपने जमाने के टीचर भी हुआ करते थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और ज्यूरिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर। मतलब बच्चों, रॉयल एडवाइजर कहने का मतलब कि मौर्य पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में बच्चों, जो राजा चंद्रगुप्त थे उनके ये लीगल एडवाइजर हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य में भी, और जब उनके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे आए तो उनके पीरियड में भी, बिंदुसारा। खैर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चाणक्य, कौटिल्य है, ये चाणक्य के नाम से भी जाने गए और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाने गए। बच्चों, कहा जाता है कि ही कंसीडर्ड एज, सॉरी, ही
is considered the pioneer in the field of political science and economics in India. बच्चों इनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में। राजनीति, एक राजा किस तरीके से अपने किंगडम को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा बच्चों, ये किस तरीके से इकोनॉमिक्स का यूज करेगा बच्चों, मतलब रिसोर्स का यूज करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स। बच्चे, कौटिल्य ने अपने बुक में ये बताया कि रिसोर्स हम किसे कहते हैं। इन्होंने ये बताया कि वेल्थ क्या है। देखिएगा बच्चों, जब आप इनके बुक को पढ़ते हो, जब आप कभी भी अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, तो ये लगभग 430 पन्नों का 430 पेजेस की बुक है बच्चों, जिसमें 15 चैप्टर है। और इस इंटायर बुक में बच्चों कौटिल्याज अर्थशास्त्र पर अगर हम बात करें बच्चों, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, तो वी कैन से कि हिज बुक अर्थशास्त्र गिव्स द डिटेल ऑफ उस समय का बच्चों पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, किस तरीके से मौर्य एम्पायर ने उसको कंट्रोल किया, किस तरीके से इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग किया। कहने का मतलब बच्चों कि जितने भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उस जमाने के, उस समय बच्चों जो इकोनॉमी का मीनिंग था, उस समय जो इकोनॉमी का सेंस था, उसमें किस तरीके से रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने की बात की गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंप्लीमेंट की गई, किस तरीके से बच्चे एक टाउन को, एक गांव को, लॉ एंड ऑर्डर्स को, राइट ऑफ वुमेन, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड्स, मैरिज, डाइवोर्स, पब्लिक फाइनेंस, हर एक चीजों का डिस्कशन किया गया बच्चों, हर एक चीजों की डिस्कशन की गई इसमें। डिप्लोमेसी, नेवी, एग्रीकल्चर, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, हर एक चीज पर बात की गई कौटिल्याज अर्थशास्त्र में। बच्चों, आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इन्होंने पब्लिक फाइनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स में, मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्रीज में, हर एक चीज में इनका स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा उस जमाने में। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया बच्चों? वेल्थ पे। वेल्थ का मतलब बच्चों अर्थ, अर्थ, वेल्थ। अब सर, शास्त्र, सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेल्थ पे ज्यादा फोकस क्यों किया गया? बच्चों, अगर वेल्थ जनरेट नहीं करेंगे तो आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर सकते, आप पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर सकते हैं, सरकार को स्ट्रांग नहीं किया जा सकता। बच्चों, अर्थशास्त्र में पैसे को वेल्थ बताया गया। उस जमाने में जो कमोडिटीज थी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को वेल्थ बताया गया, प्रीशियस मेटल वेल्थ, लेबर वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ, मैन पावर वेल्थ, इन सभी चीजों को वेल्थ बताया गया बच्चों। तो नो डाउट कौटिल्य का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है वेल्थ की तरफ। इन्होंने सेफगार्ड मेथड्स बताए बच्चों कि किस तरीके से अगर हमारे पास वेल्थ होगा तो फेमिन, ड्रॉट, अकाल, सुखाड़, इन सब जैसे परिस्थितियों में बच्चों हम पब्लिक को, अपने देश की आवाम को कैसे बचा सकते हैं। आज जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम पढ़ते हैं बच्चों, इन सभी चीजों का जिक्र अर्थशास्त्र में उस जमाने में किया जा चुका है। तो बच्चों, कौटिल्य धर्म और कर्म में बिलीव करते थे। तो नो डाउट इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है बच्चों। इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम, वेल्थ के एक्विजिशन, इसलिए बच्चों एडम स्मिथ ने भी जब बुक लिखा तो इन्होंने वेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस किया, वेल्थ पर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया बच्चों, और बताया कि वेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है बच्चों कि कौटिल्य का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं। और बच्चों, अगर इकोनॉमिक्स पर बात हो और कौटिल्य या चंद्रगुप्त, सॉरी, कौटिल्य पे बात ना हो बच्चों, तो फिर बेकार है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। तो एटलीस्ट इतना हमें समझना चाहिए। तो बच्चों, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया जो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में समझा। अब बच्चों, हम अपने डिस्कशंस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं।
बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यानी कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट क्लियरली समझा दिया। ये मैंने आपको एकदम से क्लियर कर दिया कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस बता दिए, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर ल्यूनन रॉबिन्स, इन सभी चीजों पे बात कर दिया। और बच्चों, मैं सेपरेटली एक अलग अलग वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, एडम स्मिथ एंड इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन, एल्फ्रेड मार्शल एंड हिज कंट्रीब्यूशन, सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा। ये ओवरऑल एक ब्रीफ समरी था बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। अब हमारा जो इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, एक पॉइंट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे डिस्कशन करना भूल गया। सवाल ये है बच्चों कि सर, ये जो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सर इकोनॉमिक्स का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? सर, इकोनॉमिक्स का ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है? सर, इंपॉर्टेंस तो बहुत हो सकता है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स का, यानी एडवांटेज, वी कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों, दुनिया में इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन गया क्योंकि इकोनॉमिक्स की अपनी कुछ एक अलग महत्व है बच्चों, सोसाइटी में, समाज में। सबसे पहली बात, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस। बच्चों, सबसे पहली चीज हम ये समझ पाते हैं इकोनॉमिक्स में कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस। रिसोर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रिसोर्स को कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की नीड कब है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है बच्चों। हाउ टू अचीव द सोशल एफिशिएंसी। हम सोशल एफिशिएंसी को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है, गिव्स इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। हम एक मिनिमम रिसोर्स में किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कर पाते हैं। इसका मतलब बच्चों, इकोनॉमिक चॉइस के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। गिव द फोरकास्ट फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी को किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की जरूरत है बच्चों? क्या कैपिटलिज्म की जरूरत है, सोशलिज्म की जरूरत है, या मिक्स्ड इकोनॉमी की जरूरत है? बच्चों, इकोनॉमिक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के करंट हालात और सरकमस्टांसेस को देखकर बता देती है कि उस समय क्या जरूरत है। जैसे बच्चों, एक एग्जांपल लीजिए, जब हम लोग आजादी मिली, जब हम लोग आजाद हुए, तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बच्चों, हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोग किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करें। तो बच्चों, करंट हालात को देखते हुए उस समय का जो पोजीशन था बच्चों, जिस तरह की आर्थिक परिस्थिति थी, तो गवर्नमेंट ने सोशलिज्म अडॉप्ट किया। लेकिन बच्चों, सोशलिज्म में भी फिर मैटर था कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, एथोरियन सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म। तो गवर्नमेंट ने फेबियन सोशलिज्म अडॉप्ट किया। समझे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फेबियन सोशलिज्म अडॉप्ट किया। तो इकोनॉमिक्स बच्चों सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली फोरकास्ट कर देता है। इसलिए बच्चों, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज्यादा अहमियत है हमारे समाज में। हाउ टू फिक्स द मार्केट फेल्यूर। मार्केट किस कैटेगरी का होना चाहिए, मार्केट फेल क्यों किया, मार्केट के सक्सेस की रेट क्या है, हमें किस तरह का मार्केट बनाना चाहिए, हमें किस तरह की मार्केट की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। बच्चों, ये प्रोड्यूसर को समझने में मदद करता है बच्चों। मैंने मार्केट पे एक लेक्चर बनाया बच्चों, जहां मैंने आपको बताया था कि मार्केट की बहुत कैटेगरी है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, ड्यूपोली है, मोनोप्सोनी है, बाइलेटरल मोनोसोनी मोनोपोली है। तो बहुत तरह की मार्केट की कैटेगरी होती है बच्चों। ये इकोनॉमिक्स हमें समझने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स बिहेवियर बच्चों, हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के डिसीजंस ले पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बच्चों एक बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तो बच्चों मैंने आपको कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंस बताए, ये तो लाखों इंपॉर्टेंस है। सोचिए बच्चों, आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, क्रेडिट गोज टू द इकोनॉमिक्स बच्चों। अगर इकोनॉमिक्स नहीं होती तो हमें आर्थिक क्रांति के बारे में कभी समझ में ही नहीं आ पाता। समझ रहे हो बच्चों? तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है समाज में। ये धीरे धीरे आपको और भी समझ में आएगा बच्चों, हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
तो बच्चों वी मूव टुवर्ड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है बच्चों माइक्रो और क्या है मैक्रो, हम लोग समझेंगे अभी। बच्चों हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अभी समझने वाले हैं कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। बच्चों हम लोग डिटेल में माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो और मैक्रो के इंपॉर्टेंस, मेरिट, डिमेरिट, लिमिटेशन, डिफरेंसेस, सभी चीजों को पढ़ेंगे। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप और हम हर कोई जानता है बच्चों कि इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू को स्टडी करते हैं। हर कोई जानता है बच्चों कि इकोनॉमिक्स जो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यू को स्टडी करता है। अब प्रॉब्लम ये था बच्चों कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और ये जो इकोनॉमिक इश्यू होती है, जितने भी बच्चों देश के आर्थिक समस्या और आर्थिक मुद्दे होते हैं, यहां दिक्कत ये है बच्चों की आप अलग अलग नजरिया से पढ़ना होता है बच्चों। बच्चों हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए वो चीज प्रॉब्लम हो और पूरे देश के लिए वो प्रॉब्लम नहीं। तो रैगनर फैरिश को ये महसूस हुआ बच्चों कि अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू को स्टडी करना है तो हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। मतलब बच्चों कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू को किसी इंडिविजुअल स्तर पे आके पढ़ेंगे बच्चों, किसी छोटे लेवल पे आके पढ़ेंगे, किसी इंडिविजुअल पर्सन के नजरिया से पढ़ेंगे, तो ये माइक्रो कहलाएगा। और जब हम इसी आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्या, जैसे बच्चों गरीब और गरीबी, बेरोजगार और बेरोजगारी, बच्चों जब हम इस प्रॉब्लम को पूरे बड़े लेवल पे स्टडी करेंगे तब ये कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हुआ क्या बच्चों कि 1933 में रैगनर फैरिश ने, बच्चों ये नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट हैं, रैगनर फैरिश, इन्होंने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब बच्चों कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज है, जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरीज है, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से बांट दिया गया 1933 में बच्चों, 1933 में। वन इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पैनिक मत होइएगा। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है। नहीं बच्चों, इकोनॉमिक थ्योरी को पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बच्चों, मेरी बात पे नोटिस कीजिएगा बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू को स्टडी करने के लिए बच्चों इकोनॉमिक थ्योरी को दो एंगल पर बांटा गया, दो नजरिया में बांटा गया, दो पॉइंट ऑफ व्यू में बांटा गया। वन इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि सर रैगनर फैरिश के दिमाग में ये बात कहां से आई। बच्चों ये हिंट कहीं ना कहीं बच्चों एडम स्मिथ के बुक से मिला, वेल्थ ऑफ नेशन। मैं इस पे बात करूंगा, आगे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। ओके, तो बच्चों आइए मैं आपको माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझाता हूं। बच्चों ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम इसको बहुत छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। बच्चों माइक्रो का मतलब क्या हुआ, स्मॉल। बच्चों माइक्रो जो है माइक्रोस शब्द से डिराइव हुआ है। माइक्रोस, माइक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइक्रोस मतलब होता है स्मॉल, छोटा, स्मॉल, छोटे लेवल पे। और बच्चों जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये मैक्रोस वर्ड से डिराइव हुआ है। मैक्रोस मींस लार्ज, मींस लार्ज। मेरी बात को समझिएगा बच्चों, जब भी हमें इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करना हो, समझिएगा बच्चों, जब हम लोग किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या इकोनॉमिक इशू को
बच्चों जब भी हम लोग इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इस इकोनॉमिक इशू को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे स्टडी करते हैं बच्चों, तब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे बच्चों अगर हम इस प्रॉब्लम को किसी इंडिविजुअल फर्म का के लिए स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, या बच्चे अगर हम इस प्रॉब्लम को इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के लिए स्टडी करते हैं, तब बच्चों ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और बच्चों जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या बच्चों इकोनॉमिक इश्यूज को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, मतलब लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे, तब बच्चों ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जैसे बच्चों अगर हम पूरे देश की इनकम को स्टडी कर रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम, तब बच्चों ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनेगा, क्योंकि बच्चों हम इसको बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं, पूरे देश के लेवल पे। लेकिन बच्चों जब हम किसी कंज्यूमर की इनकम को पढ़ते, कंज्यूमर इनकम, तब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है बच्चों। तो जब भी बच्चे आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्या ब्रॉड लेवल पे पढ़ी जाती है, तब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, और जब इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी जाती है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। आइए बच्चों और भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अब समझते हैं। तो हुआ यूं बच्चों कि 1933 में रैगनर फैरिश, जो कि नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को, या वी कैन से बच्चों कि इकोनॉमिक थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम सब ब्रांच के बारे में बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं बच्चों? जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। जैसे बच्चों थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर के व्यू से लिखा गया है। नहीं तो बच्चों अगर हम पूरे सप्लाई को पढ़ते तो हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। बच्चों जब हम इसी सप्लाई को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इसे एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। और जब हम इसी सप्लाई को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो ये माइक्रो। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब ब्रांच पे अगर हम बात करें तो फैक्टर प्राइसिंग। जैसे बच्चों जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। बच्चों जैसे वेज थ्योरी, रेंट थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये सब बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है, क्योंकि बच्चों हम एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट को स्टडी करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो बच्चों अक्सर एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब ब्रांच क्या है, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, ब्रॉड लेवल पे। एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये सब एग्रीगेट लेवल पे पढ़ी जाती है, जो हम लोग फर्दर आगे इसको समझना शुरू करें। तो अब बच्चों ये तो मैंने ओवरव्यू आपको बताया माइक्रो और मैक्रो के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए बच्चों
सबसे पहले तो बच्चों ये जो माइक्रो है इसका मतलब क्या है? माइक्रो जो है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक शब्द से डिराइव हुआ है, माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्मॉल, छोटे लेवल, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। बच्चों, सोसाइटी के बहुत छोटे सेगमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों, जब हम सोसाइटी के बहुत छोटे सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट्स को स्टडी करते हैं तो दिस इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों, फर्दर कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। बच्चों, जब हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, अब वो बिहेवियर बच्चों एक कंज्यूमर का भी हो सकता है, बच्चों वो बिहेवियर रिसोर्स ऑनर का भी हो सकता है और किसी फर्म का भी हो सकता है। तो बच्चों सिंपल कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों, जब भी हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हो सकता है बच्चों वो इंडिविजुअल एक कंज्यूमर हो सकता है बच्चों वो इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, रिसोर्स का ऑनर हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकता है। सिंपल सी बात है, इंडिविजुअली हम स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है बच्चों, रियल लाइफ। जैसे एग्जांपल बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत हद तक हेल्प करता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बच्चों। मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में प्रोफेसर ल्यूनन रॉबिन्स के डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आपको याद आ रहा है बच्चों? जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है उन्हें याद होगा, मैंने आपसे बात किया स्कार्सिटी पर। वांट्स आर अनलिमिटेड, यहां से बच्चों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रोफेसर ल्यूनन रॉबिन्स ने बताया है बच्चों, मैंने ये आपसे डिस्कशन भी किया था। तो बच्चों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। what to produce, how to produce, for whom to produce। बच्चे, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का एक अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। और एक सबसे रिमार्केबल बात आपको बताना चाहेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है बच्चों, इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। अच्छा सर, क्यों ये प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है? देखिए बच्चों, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई को हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब बच्चों, ये देखिए आप प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। बच्चों, थ्योरी ऑफ डिमांड भी जब लॉ ऑफ डिमांड लिखा गया तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सप्लाई भी लिखा गया बच्चों प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चे, जब हम फैक्टर प्राइसिंग को भी पढ़ते हैं तो यहां भी आपको प्राइस ही दिख रहा है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, किसी को वेजेस चाहिए, किसी को रेंट चाहिए, किसी को इंटरेस्ट चाहिए, किसी को प्रॉफिट चाहिए। तो फैक्टर प्राइसिंग, देखिए बच्चों प्राइस की ही बात हो रही है। यही वजह है कि अक्सर आपसे एग्जाम में ये थ्योरी पूछ दिया जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। इसे हम लोग थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। इसका वजह देखिए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और फैक्टर प्राइसिंग भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए बच्चों। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर आप माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल बताएंगे। पहले आपको माइक्रो तो समझाते हैं। अब सवाल ये है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है? हाँ बच्चों, बिल्कुल, बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है। समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। बच्चों, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। बच्चों, जब मैंने आपसे अभी कौटिल्य के बारे में डिस्कशन किया, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड के बारे में बात किया, बच्चों आपको वहां एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, वहां बहुत तरह की पॉलिसीज की बात हो रही है। वेल्थ के जनरेशन
की बात हो रही थी, आर्मी को कंट्रोल करने की बात हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट करने की बात हो रही थी। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है बच्चों इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। बच्चों ये हमें प्लान करने में मदद करता है। बच्चों याद करो वो दिन जब हम लोगों को बहुत कम पॉकेट मनी मिला करता था। बच्चों स्कूल जाते समय 10 रुपीज या 5 रुपीज मिला करता था बच्चों, और रास्ते भर हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे कि हमें क्या क्या लेना है। तो याद कीजिए बच्चों, उस जमाने में हम लोग पॉलिसीज बना लिया करते थे कि आज मैं बिस्किट ले लूंगा, टॉफी लूंगा और इतने पैसे का कुछ और परचेज करूंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों हेल्प करता है फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। जैसे बच्चों, अब अगर किसी पर्सन को दिवाली में बोनस मिलने वाला होता है बच्चों, वो इंसान कितने प्लान करता है बच्चों कि वो अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी लेगा या अपने बच्चों के लिए ये परचेज करेगा, अपने बेटे के लिए साइकिल परचेज करेगा या बाइक परचेज करेगा। तो हम एक इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं बच्चों। कहता है बच्चों विच एनहांस द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन ग्रेटर सोशल वेलफेयर। और बच्चों ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को एनहांस करती है। कहने का मतलब बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम जितना एक्सपेंडिचर करते हैं, पैसों को खर्च करते हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर किसी और पर्सन का इनकम बनता है बच्चों, और वो पर्सन वापस उस पैसे को प्रोडक्शन में लगाता है। बच्चों ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बच्चे। पैसा मूव करता है। आप जब अपनी सैलरी को कहीं खर्च करते हो, वो किसी और का इनकम बनता है, वो पर्सन उस पैसे को कहीं और खर्च करता है। और बच्चे जितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी, ये प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करती है बच्चों इकोनॉमी में, और इफिशियंसी को इकोनॉमी में बढ़ा देती है, और सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर जाता है। बच्चों फर्दर हम ये कह सकते थे कि माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बच्चों एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से रन करता है बच्चों, इसलिए मैं कैपिटलिज्म के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन ही पार्ट में बताऊंगा। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताया था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। मैं हर एक चीज आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही बता दूंगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है बच्चों वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, वेयर इंडिविजुअल यूनिट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से रन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझने में मदद करता है बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को फ्रीडम दी जाती है। क्या दी जाती है बच्चों? फ्रीडम दी जाती है। क्यों? ताकि वो कंजम्पशन डिसीजन और बच्चों प्रोडक्शन डिसीजन ले सके। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के वर्किंग को एक्सप्लेन कर पाता है। क्योंकि बच्चे आप कैपिटलिज्म इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर से मिलकर बनाते हो। बच्चे जब हम हर एक प्रोड्यूसर्स को फ्री करते हैं, जब हम हर एक कंज्यूमर्स को फ्री करते हैं बच्चों, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी और कंजम्पशन एक्टिविटी फास्ट होती है बच्चों। ये आपको और मैं कैपिटलिज्म में समझा पाऊंगा। उसके बाद बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इन फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी। कहने का मतलब बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कह रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कब इक्विलिब्रियम में पहुंच पाएगा? इसलिए बच्चों जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ये दोनों टॉपिक बच्चों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है। यही वजह है बच्चों कि एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कब जाएगा और एक प्रोड्यूसर भी मैक्सिमम प्रॉफिट में कब जा सकता है। इसलिए आप किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो ना बच्चों, आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हो, इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों,
इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग द करेक्ट प्राइस पॉलिसी। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले गवर्नमेंट जो है प्राइस पॉलिसी बनाया करती थी। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर था बच्चों। बाद में गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया। उसके बाद बच्चों वी कैन से इट हेल्प्स द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स। बच्चों एक एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज कर पाता है, इफिशिएंट तरीके से यूज कर पाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ पाते हैं। बिजनेस फॉरकास्टिंग के बारे में बच्चों आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है बच्चों, करंट सिनेरियो में डिमांड फॉरकास्टिंग, बिजनेस फॉरकास्टिंग, ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है बच्चों। कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है बच्चों। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखाता है। लेकिन बच्चों हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लिमिटेशंस नहीं है, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन है। जैसे बच्चों अगर आपको कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझना हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट हो रहा है, पॉवर्टी, इलिटरेसी और अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। माइक्रो इकोनॉमिक फेल्स टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट कैनॉट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बता सकता बच्चों। ये जवाब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। बच्चों हमें जब टाइप ऑफ पॉवर्टी पढ़नी होगी, इसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना होगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों आर्थिक मुद्दे और आर्थिक समस्या इकोनॉमी में जिसका आंसर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं दे पाता है। तो ये बच्चों ब्रीफ में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया। बच्चों जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया गया है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा आप समझिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किस वर्ड से बच्चों? ग्रीक वर्ड मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्रोस मीन्स लार्ज, लार्ज, बड़े लेवल की बात हो रही है। देखिए बच्चों कहा जाता है, डिफाइन किया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। बच्चों की इकोनॉमिक्स को हमेशा एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है। एग्रीगेट कहने का मतलब बच्चों बड़े लेवल पे, टोटल लेवल पे। जैसे बच्चे हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई को नहीं पढ़ते, हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ते हैं। मतलब अपने इंडिया के सभी प्रोड्यूसर्स को पढ़ रहे हैं। जब बच्चे हम लोग एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करते हैं बच्चों, तब ये कहलाता है एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब हम बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना। जब हम पूरी इकोनॉमिक फेनोमेना की स्टडी करते हैं, सच एज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को स्टडी करते हैं, जीडीपी को स्टडी करते हैं, जीएनपी को स्टडी करते हैं, इंटायर सेविंग को स्टडी करते हैं, देश के पूरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करते हैं, तो ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? ओवरऑल स्टडी। क्या कह रहा है बच्चों? ओवरऑल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फेनोमेना, मतलब हम इंटायर इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं बच्चों। देश की पूरी बेरोजगारी को स्टडी करते हैं, जीडीपी जीएनपी को स्टडी करते हैं, सेविंग को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन को स्टडी करते हैं। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यही वजह है बच्चों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए पूछता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। पता है बच्चों, क्योंकि हम इंटायर इनकम, देश के पूरे इनकम और पूरे एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करते हैं, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बच्चों आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सर एक बात बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग इकोनॉमिक, जैसा कि आपने पहले कहा कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को
स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं, वो भी एग्रीगेट लेवल पे, तब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सर जैसे बच्चे, अगर हम लोग देश के मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को स्टडी करना शुरू करते हैं, जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बच्चों ये पूरे देश का मुद्दा होता है, महंगाई और मंदी से रिलेटेड होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है बेटा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जब इकोनॉमी में बच्चों इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, ट्रेड साइकिल, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा बच्चों, ट्रेड साइकिल आपने पढ़ा होगा, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सब पढ़ा होगा बच्चों। आपने नाम सुना होगा रिसेशन के बारे में, डिप्रेशन। तो बच्चे जब इकोनॉमी में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होती है, तो ये भी हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। जनरल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी या बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये सभी चीजें मैक्रो लेवल पे पढ़ी जाती है बच्चों, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ी जाती है। देखिएगा बच्चों, इकोनॉमिक्स के जब सब्जेक्ट मैटर को तोड़ा जाता है, या इकोनॉमिक्स में जब हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे बच्चे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल बच्चों, इन्फ्लेशन और महंगाई, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसलिए बच्चों आपने नोटिस किया, पॉल सैमुअल्सन हैंड्रिस में जैकब वाइनर ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करती है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही वजह है बच्चों कि इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करती है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब देखिए बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ अपना इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ अपनी महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है। आइए इस बात को समझते हैं, एकदम पेशेंस से सुनिएगा, धैर्य से। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज इमर्ज्ड एज मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों पॉल सैमुअल्सन कहते हैं, नो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इज टुडे मोर वाइटल एंड कंट्रोवर्शियल देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल पार्ट है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, देश है। हम पूरी इकोनॉमी के प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं बच्चों, ना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। देखिए बच्चों, सबसे पहला इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको, इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चों किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में, आप जानते हैं बच्चों कि अलग अलग देशों में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो की जाती है। बच्चों कहीं कैपिटलिज्म फॉलो की जाती है, कहीं सोशलिज्म फॉलो की जाती है, और कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था में, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग चीजें फॉलो की जाती हैं। और आपको एक बात बता दूं बच्चों, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो या मिक्स्ड इकोनॉमी है, टाइम टू टाइम बच्चों हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में एक प्रॉब्लम आती रहती है, और उस प्रॉब्लम को आपको एक ब्रॉड लेवल पे स्टडी करना होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है उस प्रॉब्लम्स को समझने में। जैसे बच्चों अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने एक लॉ पढ़ा होगा बच्चों, फेरा, और फिर आपने एक लॉ पढ़ा होगा फेमा। बच्चों फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बच्चों एक बात बताओ, ये दोनों लॉ पूरे देश में एप्लीकेबल किए गए थे, मतलब हमारे पूरे इंडिया के लिए कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बच्चों इस दोनों कानून में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, रेगुलेशन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रेगुलेशन, और इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट। बच्चों ये जो पहले लॉ बनाई गई थी वो इतना स्ट्रिक्ट था,
कि ये बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, उस समय उस हालात में ये जरूरी था बच्चों। बाद में जब हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि फेरा को बदलने की जरूरत है और फेमा लाने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है, एफडीआई को बढ़ाना है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, प्रॉब्लम्स को समझने में मदद करता है बच्चों। जिस तरह डॉक्टर हर एक टाइम पर एक ही जैसा इलाज नहीं करता बच्चों, वो हालात के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का। वैसे ही बच्चों, जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं हमारे देश के, वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली पॉलिसी डिजाइन करते हैं, और इसमें मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर बच्चों हम लोग कहते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंस है बच्चों, प्रोवाइड द बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग द अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अप्रोप्रिएट, जैसे बच्चों महंगाई के समय पॉलिसी में हेल्प करता है। पोवर्टी, बच्चों याद होगा इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको पैप्स पढ़ाया था, पैप्स, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, पैप्स। बच्चों टाइम टू टाइम अलग अलग सर्कमस्टांसेस और अलग अलग हालात में अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाई गई। जैसी नीड होती है, जैसा जरूरत होता है, वैसी पॉलिसी डिजाइन की जाती है, वैसी पॉलिसी बनाई जाती है बच्चों। इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, और बच्चों इन सभी चीजों में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद कर रहा होता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जब आती है बच्चों इकोनॉमी में, महंगाई, मंदी, रिसेशन, डिप्रेशन, जब ऐसी हालात बनती है बच्चों, तो उस सिचुएशन में कौन सी रेमेडीज, जैसे बच्चों आपने सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ये हेल्प करता है बच्चों कि हमें कब महंगाई से किस तरीके से बचना है, मंदी को किस तरीके से ठीक करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सभी चीजों में बच्चों हमें हेल्प करता है, इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करता है। और ये हम नहीं कह सकते बच्चों कि माइक्रो और मैक्रो डिफरेंट है। बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पे डिपेंड करता है। तो दोनों की बच्चों एक अपना अपनी इंटरडिपेंडेंसी है, दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने अच्छा खासा टॉपिक को कवर किया, समझा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ेंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। क्या बेसिक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन बच्चों, थैंक यू एवरीवन।